Hello everyone, welcome to Inspection IAS Daily News Analysis. Today is 29th May 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. आप हमारे सारे वीडियो के लेक्चर्स हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. अल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर सोशल मीडिया पेज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल अलॉन्ग विद द टेलीग्राम चैनल जहां पर हमारे सारे बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. Alternatively, you can also join our foundation batches both online and offline formats for UPSC and APSC. Next announcement is for those students who are going to appear APSC मेंस on 8th जुलाई. अनुशीलन सेकेंड बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है जिसमें लगभग 13 टेस्ट सीरीज हैं और इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 24th में. शेड्यूल आपके सामने है. फॉर रजिस्ट्रेशन यू कैन कॉल इन दिस नंबर. स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज एनालिसिस. आज का जो हमारा पहला न्यूज है वो नाविक से रिलेटेड है. रिसेंटली आज ही इसरो ने GSLV F12 NVS-01 मिशन लॉन्च किया. ये नाविक सीरीज में एक सेकंड जनरेशन के सैटेलाइट को ऐड किया जाएगा और न्यूज ये है कि द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ द सेकंड ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन सैटेलाइट फॉर इट्स नेविगेशन कॉन्स्टलेशंस. नाविक जैसे आप लोगों को मालूम होगा इंडियन नेविगेशन सिस्टम है जिसको बोला जाता है IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और ये 2232 kg का सैटेलाइट है और ये हेवीएस्ट है अभी तक के इस कॉन्स्टलेशन में. जो 7 सैटेलाइट की जो सीरीज है आपके नाविक के अंदर में उसमें सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट है ये और इसको GSLV से भेजा गया. इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझा जाए तो नाविक इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैसे हमने कहा IRNSS और ये एक तरह का इंडिया का इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन इंडिजिनस नेविगेशन सैटेलाइट्स है डेवलप्ड बाय द इसरो. और नाविक को अप्रूव किया गया था 2006 में. लगभग $174 मिलियन का इसमें कॉस्टिंग आई थी एंड इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2011 बट ओनली बिकम ऑपरेशनल इन 2018. मतलब 2018 में ही ये ऑपरेशन हो पाया था. थोड़ा बहुत डिले था लगभग 7 इयर्स का. नाविक के बारे में बोला जाए तो ये 7 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है कवरिंग होल ऑफ इंडियन लैंड मास एंड अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री. मतलब इंडिया और इंडिया के लगभग 1500 किलोमीटर के दूर तक मतलब इसके बाउंड्री से लगभग 1500 किलोमीटर दूर तक इसकी रेंज होती है. ठीक है, तो ये एक तरह का एक रीजनल कनेक्टिविटी देता है. ठीक है, और इट कंसीव्ड विद द एम ऑफ रिमूविंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सैटेलाइट सिस्टम फॉर नेविगेशन पर्टिकुलरली फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर. देखिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इंडिया मतलब कारगिल के टाइम में भी हम लोगों ने अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी हमारी जिसके चलते अमेरिका ने बीच में धोखा भी दिया था. From that day itself, our ISRO has decided to launch our own navigation satellites, and in 2018 we have completed it. तो ये हमारा जो लगभग स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ऑलमोस्ट दूसरे कंट्री के ऊपर में जो डिपेंडेंस थी जैसे कि GPS ले लीजिए उसके पूरी तरह से डिपेंडेंस खत्म कर दिया और आज हम अपना इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं एटलीस्ट फॉर द स्ट्रेटेजिक सेक्टर फुल्ली. नेक्स्ट देखा जाए तो IRNSS जैसे हमने कहा इसमें 7 सीरीज की सैटेलाइट है. ये 7 सैटेलाइट्स है और जिसमें 4 जो सैटेलाइट है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है. जियो सिंक्रोनस जैसे ये दिख रहा होगा 1, 2, 3 और 4 ये जो सैटेलाइट है ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है और 3 जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी में. दूसरा अगर देखा जाए तो इंडिया इज द ओनली कंट्री हैज अ रीजनल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम एंड देयर आर ओनली 4 ग्लोबल सैटेलाइट्स बेस्ड नेविगेशन. जैसे आपको मालूम होगा एक तो अमेरिका का है GPS, रशिया का ग्लोनस, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो एंड चाइनीज का बाइडू और जापान हैज 4 सैटेलाइट्स दैट कैन ऑगमेंट GPS सिग्नल्स ओवर द कंट्रीज सिमिलर टू इंडिया का QZSS है. तो जापान का अगर बोला जाए तो आपका इट इज QZSS, दैट इज QZSS. तो जैसे हमारा गगन है वैसे ही जापान का QZSS है और बाकी चाइना का बाइडू एंड जापान हैज 4 सैटेलाइट्स दैट कैन ऑगमेंट GPS सिग्नल जो GPS सिग्नल को ही यूज करता है QZSS. However, with fully operational नाविक with ground stations outside India, हमारे नाविक के जो ग्राउंड स्टेशन है इंडिया के बाहर भी है जैसे कि जापान, फ्रांस और रशिया में for better triangulations of signals. Open signals will be accurate up to 5 meters and restricted signals will be more accurate. GPS का लगभग 20 meters का होता है जबकि हमारा क्या है 5 meters का accuracy. Unlike GPS, Navik uses satellites in high geostationary orbit, and satellites move at a constant speed relative to the Earth, so they are always looking over the same region on Earth. And Navik signals come to India at a 90-degree angle. ठीक है, तो Navik का जो सिग्नल है वो इंडिया में लगभग 90 डिग्री एंगल पर आता है और इट मेक इट इजियर फॉर देम टू रीच डिवाइस लोकेटेड इवन इन द कंजेस्टेड एरिया, इवन डेंस फॉरेस्ट और माउंटेन्स. ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमने कहा अमेरिका का GPS है
यूरोपियन यूनियन गैलीलियो, रशिया ग्लोनस, चाइना बाइडू, इंडिया का IRNSS, इसको नाविक भी बोला जाता है, और जापान का है QZSS। इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अच्छा ये देखिए सेकंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट्स क्या है। देखिए नाविक का जो पहला जो 7 सीरीज 7 सैटेलाइट हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, जो खराब हो जा रहा है सैटेलाइट उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं न्यू सैटेलाइट से। तो अभी जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया जा रहा है वो सेकंड जनरेशन के, इसमें है क्या, तो सेकंड जनरेशन सैटेलाइट नेम्ड एज NBS-01, जो अभी जो लॉन्च हुआ NBS-01 है। एंड द फर्स्ट ऑफ द इसरो NBS सीरीज ऑफ पेलोड इज हेवियर, ये थोड़ा हेवियर होता है, और इसमें रुबिडियम क्लॉक होती है। रुबिडियम क्लॉक ध्यान रखिएगा, ये प्रिसाइज टाइमिंग के लिए यूज होता है ऑन बोर्ड, एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी विच ओनली ए हैंडफुल ऑफ कंट्री पोजेस, डेवलप्ड इंडिजिनसली। और इसको स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने बनाया है। ए सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय एक्यूरेटली मेजरिंग द टाइम इट टेक्स फॉर ए सिग्नल टू ट्रेवल टू एंड बैक from its using the atomic clock on board. And currently only 4 IRNSS satellites are able to provide location services, जबकि 3 जो सैटेलाइट है वो मैसेजिंग सर्विसेज के लिए यूज होता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोथ रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक, ये इसको हमने इंडिजिनियसली हम लोगों ने डेवलप किया है, और जिसमें से आपके जो सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट्स है उसके थोड़े और भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि satellite will send signal in a third frequency L1 band beside L5 and S frequency signals that the existing satellite provide, increasing interoperability with other satellites based navigation system. L1 frequency is among the most common used in GPS and will increase the use of regional navigation system in wearable devices and पर्सनल ट्रैकर दैट यूजेस लो पावर सिग्नल फ्रीक्वेंसी चिप। देखिए जितने भी वियरेबल डिवाइसेस होते हैं वो लो पावर सिंगल फ्रीक्वेंसी चिप यूज करते हैं, जिसके लिए एल बैंड काफी अच्छा होगा। However, the second generation satellites will have a longer mission life, जबकि ये 12 years का होता है, और पुराना वाला जो सैटेलाइट था लगभग 10 years का था, तो ये उससे थोड़ा अच्छा है। सो GPS इसरो ने सेकंड जनरेशन लॉन्च कर दिया, इसमें और भी बहुत सारे सीरीज के सैटेलाइट लॉन्च होंगे। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है पोवासन वायरस रिलेटेड। रिसेंटली अमेरिका में ए पर्सन हैज बीन डाइड ड्यू टू ए रेयर पोवासन वायरस, मेकिंग द फर्स्ट फेटल केस इन द US दिस ईयर। पोवासन वायरस है क्या? इट इज अ रेयर येट ऑफन सीरियस डिजीज दैट इज स्प्रेड बाय ए बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक्स। मतलब जो टिक वगैरह होता है ना, उनको काटने से ये पोवासन वायरस फैलता है। एंड द पोवासन वायरस ऑल्सो ऑफन कॉल्ड ए टिकिंग टाइम बॉम्ब, इसको टिकिंग टाइम बॉम्ब भी बोला जाता है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। एंड इट इज नेम्ड आफ्टर पोवासन Ontario, where it was first discovered in 1958. अच्छा, इसको पीपल इन्फेक्ट कैसे होते हैं? नॉर्मली सारे टिक्स कैरी नहीं करते ये डिजीज, तो कुछ ही टिक कैरी करते हैं, एंड नॉट ऑल पीपल बिटन बाय टिक विल गेट सिक। एक टिक को कुछ देर तक उसके मतलब बॉडी पर्सन के बॉडी से चिपके रहना पड़ेगा, then only it can transmit. Means a tick needs to be attached to a person for a certain length of time before it can cause disease. Next है symptoms क्या होता है? The people in the initial days can experience symptoms of fever, headache, vomiting and weaknesses, and the virus can further cause brain infections जैसे कि encephalitis or from the membrane around the brain and spinal cord. In severe cases, patient can suffer from confusions, loss of coordinations, difficulty in speaking and seizure. हालांकि ट्रीटमेंट कोई अवेलेबल नहीं है, नो मेडिकेशंस टू प्रिवेंट और ट्रीट पोवासन वायरस इन्फेक्शंस। इसका वही है प्रिकॉशंस है, रेस्ट, फ्लूइड्स एंड ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन में रिलीव सम सिम्टम्स। सो दैट इज द न्यूज रिलेटेड टू पोवासन वायरस। अगला जो अपना न्यूज है वो है नीति आयोग ने रिसेंटली रिलीज किया है एनुअल हेल्थ इंडेक्स 2020 एंड 21। अब यह है क्या, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। इसको 2017 में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद चाहिए इंपॉर्टेंट है कोलैबोरेशंस विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड वर्ल्ड बैंक इनिशिएटेड एन एनुअल हेल्थ इंडेक्स फॉर ट्रैकिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसको नीति आयोग अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड वर्ल्ड बैंक, 3 जन का ये कोलैबोरेशन है। It is an annual health index for tracking overall performance and incremental performance over the states and union territories. Objectives क्या है? The objective of the annual health index is to track and rank progress on health outcomes and health system performance, develop healthy competition and encourage cross learning among states and UTs. Next, parameters क्या क्या है? The health index assess states and UT on 2 parameters. क्या क्या? एक incremental performance जिसमें year on year progress होगा and एक overall performance होगा। कैटेगरीज क्या होंगे? द रैंक इज डन अंडर 3 कैटेगरीज, एक तो लार्जर स्टेट, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का होगा, टू इंश्योर कंपैरिजन अमंग सिमिलर एंटिटीज।
और कंपोजिशन क्या क्या होगा, द हेल्थ इंडेक्स इज ए कंपोजिट स्कोर दैट रिफ्लेक्ट्स द अचीवमेंट एंड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ऑफ द स्टेट्स एन्यूटी ऑन 24 इंडिकेटर्स। 24 इंडिकेटर होंगे अक्रॉस 3 डोमेन में, कौन कौन सा, हेल्थ इन आउटकम, गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन। तो 3 आउटकम्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। कितने इंडिकेटर्स है, 24 इंडिकेटर्स, और इसको कितने स्टेट्स मतलब कितने सेगमेंट में डिवाइड किया जाएगा, एक तो लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट जो है ईच डोमेन हैज बीन असाइन्ड वेट बेस्ड ऑन इट्स इंपॉर्टेंस विद स्कोर हायर स्कोर फॉर आउटकम इंडिकेटर्स। जैसे कि हेल्थ आउटकम क्या है, इंक्लूड इंडिकेटर्स लाइक नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट होगा, सेक्स रेशियो एट बर्थ, इम्यूनाइजेशंस कवरेज, proportions of institutional deliveries, total case notification rate of tuberculosis, and proportions of people living with HIV on retroviral therapy। तो ये हेल्थ से होगा। दूसरा गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन से क्या है, डोमेन इंक्लूड इंडिकेटर्स लाइक प्रोपोर्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, एवरेज ऑक्यूपेंसी इन मंथ्स ऑफ 3 की पोस्ट एट स्टेट लेवल, एवरेज ऑक्यूपेंसी इन मंथ्स ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर्स एंड डेज टेकन फॉर फंड ट्रांसफर। ठीक है। On third, the key inputs process is a measure of health infrastructure available, including the proportion of functions 24/7 primary healthcare centers कैसा काम कर रहा है, district with functional cardiac care unit है कि नहीं, and vacancies in healthcare provider positions। तो ये भी देखेगा, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको ये देखता है। क्लियर। तो ये कुछ प्रोविजंस है आपके नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स से। नेक्स्ट न्यूज है आपका फॉलिंग यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए ये क्या है, रिसेंटली आरबीआई ने रिलीज किया है कि द यील्ड ऑन द बेंचमार्क 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैज फॉलन टू 6.9 इन May 2023 फ्रॉम 7.4 इन अर्ली मार्च 2023 आफ्टर चेंजेस इन डेप्ट म्यूचुअल फंड टैक्सेशंस। इट इज करेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 6.96 टू 6.99। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में थोड़ा फॉल हुआ है, डाउनफॉल हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका रिटेल सेक्टर में रिटेल में इसका बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो आखिर है क्या, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा पूरा डिटेल में समझेंगे आखिर जीसेक होता क्या है, कैसे ये काम करता है और क्यों इसका रिसेंटली डाउनफॉल हुआ। तो देखिए आरबीआई ने कहा है कि वेरियस फैक्टर्स सच एज चेंज इन डेप्ट म्यूचुअल फंड टैक्सेशंस, आरबीआई डिसीजंस ऑन रेपो रेट्स एंड डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स। तो गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी यील्ड में ये रीजन हो सकता है जिसके चलते वो डाउनफ्लो हुआ है या डाउनवर्ड फ्लो हुआ है। अब ये और क्या रीजंस क्या हो सकता है, एक तो लो पार्टिसिपेशन के बहुत सारे रीजन, क्यों लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो नहीं इन्वेस्ट करने के बहुत सारे रीजन है। जैसे एक तो पहला रीजन हो सकता है कि लैक ऑफ इन्वेस्टर गाइडेंस, लोगों को गाइडेंस ही नहीं है कि कैसे इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, या उनको लगता है कि इंटरमीडिएट्स के थ्रू जाना पड़ेगा, नेविगेशन प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, वो भी हो सकता है, एंड रिक्वायर गाइडेंस जो मिल नहीं रहा है, इसके चलते भी रिटेल सेक्टर में लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे। दूसरा लिमिटेड लिक्विडिटी, जैसे कि द जीसेक मार्केट लैक्स लिक्विडिटी मेकिंग इट चैलेंज फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू फाइंड बायर्स इन द सेकेंडरी मार्केट वेयर दे वांट टू सेल देयर सिक्योरिटीज। मतलब मान लो अगर सेकेंडरी मार्केट में उनको कोई बायर्स मिलता ही नहीं है जिसमें आराम से उसको सेल कर सके, तो एक पैसा अमाउंट ब्लॉक हो जाता है उसका, एंड दिस लैक ऑफ लिक्विडिटी कैन रिजल्ट इन इन्वेस्टर बीइंग स्टक विद देयर इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड जो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली यूनिफॉर्म्ड पार्टिसिपेंट्स में फाइंड द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन जीसेक daunting and prefer more specified investment options like fixed deposit। तो फिक्स डिपॉजिट बड़ा आराम सा होता है, लोग उसमें चले जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कम जाते हैं। The RBI retail direct platform is beneficial for informed investors but may not cater to uniformed participation who requires a simpler investment processes। ठीक है। नेक्स्ट और भी एक रीजन हो सकता है जैसे कि लो ट्रेडिंग वॉल्यूम, द ट्रेडेड वॉल्यूम इन द सेकेंडरी मार्केट फॉर जीसेक हैज बीन रिलेटिवली लो फॉर द रिड्यूसिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स, वो भी कम होता है। एंड लास्ट है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि एनसीडीएस है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, तो लोग वहां चले जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ लो इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, अच्छा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थोड़ा हमने पूरा डिटेल में डाल रखा है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ए ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द और द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको रिलीज करता है थ्रू द सेंट्रल बैंक टू टेक फंड फ्रॉम द मार्केट। And GSEC is a type of debt instrument issued by the government to borrow money from the public to finance fiscal deficit। Fiscal deficit वगैरह को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट इस मेथड का यूज करती है। And the debt instrument is a financial instrument that represent a contractual obligation by the issuer to pay the holders a fixed amount of money known as the principal or face value on a specified date। एक पर्टिकुलर डेट पे इसका मैच्योरिटी का टाइम होता है,
and it acknowledges the government debt obligations. Such securities are short term, called treasury bills. जो short term होता है उसको treasury bill बोलते हैं, with original maturities of less than 1 year, presently issued in 3 tenures, that is namely 91 days, 182 days and 364 days. और लॉन्ग टर्म के लिए यूजुअली कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज विथ एन ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर, 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है. नेक्स्ट, इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज बोथ ट्रेजरी बिल्स एंड bonds or dated securities, while the state government issues only bond or dated securities which are called the state development loan. ठीक है, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको. ए स्टेट डेवलपमेंट लोन इज बेसिकली द डेटेड सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जिसे कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, मतलब कोई रिस्क नहीं होता. ऑब्वियस सी बात है, जब अगर ग्रीस जैसा ना कंडीशन हो तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता. एंड हेंस आर कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट. गिल्ट एज सिक्योरिटीज आर हाई ग्रेड इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट एंड लार्ज कॉर्पोरेशंस एज अ मींस टू ऑफ बोरिंग फंड. And RBI conduct open market operations OMO for sale or purchase of GSEC to adjust money supplies conditions. ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आई होप आप सबको मालूम होगा. आरबीआई बेसिकली यूज करता है, इसी में जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही बेचता है वो. और भी मेथड होते हैं बट ये भी एक मेथड होते हैं. तो आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रिमूव लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम एंड बाई बैक जीसेक्स टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी इन द सिस्टम. मतलब जब भी आरबीआई को जरूरत पड़ती है कि मार्केट में पैसा डालना है तो वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना शुरू कर देता है. मतलब उसमें अट्रैक्टिव ऑफर देता है और खरीदना शुरू कर देता है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा मार्केट में जाता है. और अगर मार्केट से पैसा कम करना होता है तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, मतलब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना शुरू कर देता है. ठीक है, मार्केट में, ताकि वहां से पैसा निकाला जा सके. तो दिस इज बेसिकली द मेथड विच गवर्नमेंट यूज टू विच आरबीआई यूज टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी और रिड्यूस द लिक्विडिटी. नेक्स्ट अगर देखा जाए, हाँ, 2-3 टर्म्स. बॉन्ड यील्ड क्या होता है? तो बॉन्ड यील्ड इज द रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टर्स रियलाइज ऑन ए बॉन्ड. द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग यील्ड इज द एनुअल कूपन रेट डिवाइडेड बाय द current market price of the bond, and price and yield are inversely related. As the price of a bond goes up, it yield goes down and vice versa. ठीक है, तो बॉन्ड क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो मनी. ए बॉन्ड कुड बी इशूड बाय ए गवर्नमेंट, कंट्रीज गवर्नमेंट और ए कंपनी टू रेज फंड. कूपन रेट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बॉन्ड यूजर्स ऑन द बॉन्ड फेस वैल्यू. ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, यूपीएससी नॉर्मली प्रीलिम से पूछता है. लास्ट जो है अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाँ, कितने टाइप के होते हैं? तो एक तो होता है ट्रेजरी बिल, जैसा हमने डिस्कस किया. ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट. इंस्टेड दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट और रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी. तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, हालांकि वो डिस्काउंट या रिडीम किया जा सकता है at a discount and redeemed at the face value at maturity. Cash management bills, CMS. In 2010, Government of India, in consultation with the RBI, introduced a new short-term instrument known as CMB to meet the temporary mismatch in the cash flow of the Government of India. CMB have the generic character of treasury bills but are issued for maturity less than 91. ये 91 days से कम का होता है. तो this is also very important. Dated government securities, obvious जो हमने बताया कि लगभग लंबे पीरियड के लिए होता है. तो dated government securities are securities which carry a fixed or floating coupon which is paid on the face value on a half yearly basis. Generally the tenure of dated securities ranges from 5 years to 40 years. And state development loan, जैसे हमने बताया, जो state government issue करता है. State governments also raise loans from the market which are called SDLS. SDLS are dated securities issued through normal auctions similar to the auction conducted for dated securities issued by the central government. दैट इज द स्टेट डेवलपमेंट लोन. होप सबको समझ में आया होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ये जो टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिएगा. नेक्स्ट जो अपना है कॉम्प्रिहेंसिव आंसर सेशंस. आज का जो क्वेश्चन है अपना, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एथिक्स से रिलेटेड है, पेपर 4. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस? एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड फॉर ए सिविल सर्वेंट्स in dealing with various stakeholders. Write the answers, send us in this number, we will check it and return back to you. बहुत लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत लोग इस आंसर को लिख रहे हैं और ये काफी अच्छा हेल्प मिलेगा आपको आपके मींस में अच्छे स्कोर करने के लिए. So that's all for today in daily news analysis. Please do subscribe to our YouTube channel and also our Facebook page for other videos also. Take care.